रोशन जी, प्रदेश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल के बजने के चलते प्रचार जारी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। कांग्रेस की सूची आज आने की चर्चाएं हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस लोकसभा के चुनाव को, और खासतौर पर जननायक जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि पहले आप गठबंधन में सत्ता में थे, अब आप जो वो बाहर हैं गठबंधन कि से, तो पार्टी पूरी तौर पर तैयार है और अभी तो चुनाव लंबा है। हरियाणा प्रदेश की नोटिफिकेशन ही 25 तारीख से है। नॉमिनेशन 29 से शुरू हो रहे हैं, 6 तक नॉमिनेशन है। तो पार्टी मजबूत उम्मीदवार 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उतारेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सर, जो आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो कब तक पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने हमने पर? नवरात्रों का निर्णय किया था। अभी तो शायद 17 या 18 तक नवरात्रे हैं। उससे पहले पार्टी की सूची आपके बीच में। सर, लोकसभा के चुनाव के चलते जिस तरीके से जो विरोध हो रहा है, सर कई जगह पर जो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में गए तो उनका विरोध हुआ, आपको भी सर विरोध का सामना करना पड़ा, तो किस तरीके देखो, से दो देखते हैं चीज़ सर? सामने आ रही है। एक तो विरोध हरियाणा के लोग कर रहे हैं, जिनने हमें लोकसभा में जिताया, विधानसभा में जिताया, अपने हैं। मगर उसके अंदर कई पॉलिटिकल सोच के लोग भी जुड़े निकले। दिग्विजय का विरोध करने वाले आईएनएलडी और कांग्रेस के पदाधिकारी थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कुंगड़ में विरोध हुआ, एक लड़के ने किया, और जब उसको देखा गया, समझा गया, तो वो विरोध करने वाला और कोई नहीं निकला। वो विरोध करने वाला भी कांग्रेस का पदाधिकारी मिला, किसी सेल का। तो ये साफ दिखता है कि प्लान्ड स्ट्रेटजाइज तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भी राजनीतिक माहौल को ख़राब करने का काम कर रही हैं। ये सर जानकारी भी मिल रही है कि राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने भी कहा है कि किसान नेता यूनियन की अभी कोई इस तरीके के नेताओं के विरोध की कॉल नहीं है। अगर कोई इस तरीके का विरोध हो रहा है तो वो राजनीतिक एक तरीके की साजिश भी हो देखो, सकती है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इसके पीछे जनता देखेगी भी, समझेगी भी, और धीरे धीरे मत के अधिकार के साथ अपना निर्णय करेगी। अभी तो लोगों को बहुत कुछ दिखेगा चुनाव में, और बहुत कुछ कदम लोग उठाएंगे इन सब चीज़ों को देखते हुए कि कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम निरंतर उठाए गए हैं, और अब नहीं, पिछले 4 वर्षों के अंदर। सर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक बयान था कि चौटाला साहब कहेंगे तो परिवार को एक होने में कोई 1 मिनट नहीं लगेगा। उसके बाद अभय चौटाला ने कहा कि ये गद्दार है, इन्होंने प्रदेश को लूटा है और इनकी कोई जगह नहीं है वापस परिवार में देखो, वापसी अभय की। सिंह चौटाला जी को मैं ना तो सीरियस पॉलिटिशियन मानता। जी। आप जैसे साथी ने कहा परिवार एक हो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा कहा है ये पहल उनके लेवल पर नहीं हो सकती। परिवार के मुखिया चौटाला साहब हैं, उनके लेवल पर हो सकती। पॉलिटिकल पार्टीज एक होने की बात पे तो कभी चर्चा ही नहीं हुई। जी। चुनाव लड़ेंगे हम 10 सीटों पर, उनमें दम है तो वो 10 सीटों पर लड़ लें। जी। आज के दिन समझने देखने की चीज़ है। जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, मैंने कहीं सुना ये कहा कि चौटाला साहब को जेल भेजने का काम हमने किया। जी। उससे थोड़े दिन पहले कहते थे आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने किया। उससे पहले कहते थे बीजेपी ने किया। जी। उससे पहले कहते थे कांग्रेस ने किया। इसका मतलब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक मंशा है। जी। या उनको घबराहट है कि वो 2% वोट शेयर भी ना ले पाएँ तो उनका इलेक्शन सिंबल जाएगा। जी। उनके घबराहट है कि क्या उनके पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। जी। तो ये सारी चीज़ें कोई सीरियस पॉलिटिशियन कभी नहीं उठाएगा, और हर रोज़ अपने बयान को बदलने वाला पॉलिटिशियन जनता के सामने साफ हो जाता है। जी। सर, ये एक बार अभी अभय चौटाला ने ये भी कहा, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा कि करनाल का जो उपचुनाव है वो सबको मिलकर लड़ना चाहिए। सबको मिलने का मतलब जेजेपी से अलग, यानी उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो सहमति करते हैं तो। इसका मतलब सर अभय चौटाला कांग्रेस के साथ जाने के लिए भी वो तो तैयार पहले भी तैयार थे। जी। वो दिन दूर नहीं कि वो अपनी पार्टी का विलय किसी पार्टी में कर ले। जी। आज उनकी मंशा साफ है। अगर उनके पास उम्मीदवार नहीं है तो उतने चुनाव ना लड़ाइए ना, बहाने क्यों ढूंढते हैं। जी। मजबूत उम्मीदवार हम 10 की 10 पे उतारेंगे, बाई इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे, ये हमारा निर्णय है। जी। और इसके अंदर हमारा तो एक ही टारगेट है कि जो आज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है जी। वो चुनाव लड़ेंगे, उनको हराना हमारा टारगेट है और हम हराएंगे। तो करनाल की बात कर ले सर, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं परिवार से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और पार्टी की कोर जिसको जिम्मेवारी देगी वो चुनाव लड़ेगा। उसके अंदर चाहे जिम्मेवारी मुझे मिले, चाहे किसी भी कार्यकर्ता को मिले। जी। और पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जी। प्रदेश के अंदर हरियाणा की आवाज़ को जिताकर पार्लियामेंट में जगह दें। हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे, इसके लिए लोगों के बीच में जाके वोट मांगे, और आने वाले भविष्य में कैसे संगठन की ताकत विधानसभा के लिए तैयार हो, मजबूत हो, बढ़े, उसके ऊपर काम करें। सर, एक बात लगातार और चल रही है कि दुष्यंत चौटाला 4.5 साल सरकार में रहे और अब सरकार से बाहर आ गए। आपको क्या लगता है कि
कहीं आपको लगता है कि आपने 4.5 साल से पहले जब किसान आंदोलन हुआ या इससे पहले सरकार के साथ नहीं रहना चाहिए था, या क्या मानते हैं? क्योंकि लोगों की इस तरीके की बात जब सामने आती है, जब मैं विरोध एक की तस्वीर चीज़ आती है। कह सकता हूँ, सर छोटू राम जी भी, चौधरी देवीलाल जी भी हमेशा कहा करते थे, नीतियाँ और काम सरकार में रहकर पूरे होते हैं। जी क्या 4.5 साल में 50% वुमेन रिजर्वेशन हम नहीं दे पाए? क्या 4.5 साल के अंदर प्रदेश में आप BCA को 8% रिजर्वेशन, महिलाओं को 33% डिपो, 20,000 किलोमीटर की सड़कों का नवीकरण, प्रदेश के अंदर 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाकर लाखों नौकरियों के अवसर बनाना, प्रदेश के अंदर छात्रों को पेपर देने के लिए 300 किलोमीटर ना जाना पड़े, 50 किलोमीटर में सेंटर बनाने की बात, ये सारे हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में हिस्से थे और हमने पूरे करें, समय अनुसार करें। आज किसान को 14 फसलें MSP पर बेचने का अधिकार हरियाणा में है, 2 दिन में पैसा उसके खाते में आता है। ये व्यवस्था अगर बनी, उसकी फसल खराब हो जाए, 2-2 साल तक मुआवजे का इंतज़ार ना करना पड़े, 30 दिन में पैसा उसके खाते में ट्रांसफ़र हो, ये व्यवस्था कौन कर पाए? हम कर पाए, सरकार में रहकर कर पाए। जी। तो सर, ये एक बात और आरोप लगता है कि बीजेपी के साथ आप अब गठबंधन से तो बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बीजेपी के साथ चलो साथ पवन, ये तो आप- बहुत अर्ली है, अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट अनाउंस होंगे। जी आज बीजेपी भी तो नई कांग्रेस है, जी 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के उनने लिए हैं, जी कांग्रेस के उम्मीदवार आए नहीं हैं, जी और पार्टीज़ के उम्मीदवार भी आने बाकी हैं। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा B टीम कौन है, C टीम कौन है। सर, मंडियों में खरीद हो रही है सर, आपने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को देखा है सर, पिछले साल 4-4.5 साल कई जगह व्यवस्था की चीज़ें देखो, सामने आ रही है सर। मैं ये मानता हूँ कि नए शासन का आज ध्यान किसान की ओर नहीं है। 300 रुपया सरसों पर मॉइस्चर के नाम पर कटौती करी जा रही है, ये साफ दिखता है कि किसान को शोषित करने का प्लान है। आड़ती से परचेज छीनकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना, ये साफ दिखता है कि चाहते लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैफेड के माध्यम से काम किया जा रहा है। अभी तो गेहूं आनी है, जी आज बैसाखी है, जी और बैसाखी के इस पावन पर्व पर मैं मानता हूं सरकार को गंभीरता के साथ वीट परचेज के ऊपर भी अपना ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा ये किसान का सोना है, तुरंत इसकी पूरी परचेज हर मंडी के अंदर हो और समय अनुसार उसके पैसे का भुगतान हो, मेरी ये मंशा है। सर, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कहते थे कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाए। अब वो गठबंधन टूटने से पहले खुद ही कांग्रेस में शामिल हो गए, कैसे देखते हैं? वो दिखता है उनकी राजनीतिक चाह क्या थी, सोच क्या थी, और जो 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा को कोसा करते थे आज उनसे ही पटका पहन रहे हैं। ये दिखता है कि वीरेंद्र सिंह जी राजनीतिक तौर पर कितने कमज़ोर हो चुके हैं। वो तमाम कांग्रेसी लीडर्स, सीनियर लीडर्स को अपना परिवार बताते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुआ का बेटा बताते हैं, इसी प्रकार से रणदीप सुरजेवाला तमाम लोगों के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बताते हुए नजर आए पटका पहना उस दिन। चलो वो तो उनके एक नए परिवार में या पुराने परिवार में नई शुरुआत है, मगर मैं तो 10 साल पुरानी वीडियोस भी देखी हुई है मेरी, जिसमें कहते थे ये खा गया, इसने सारी कांग्रेस खा ली, और आज उसी से पटका पहनते हैं। दिखता है कि उन्हें कांग्रेस के आगे और भूपेंद्र हुड्डा के आगे सरेंडर भी कर दी।